Assalamu alaikum, my name is Mariam Haider and today I am going to start a new topic that is mitosis. Let's start. Okay, जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वही देखा था कि सेल साइकिल की क्या डेफिनेशन थी, उसको हमने स्टडी किया था। हमने उसकी मेजर 2 फेजेस को स्टडी किया था। जो मेजर 2 फेजेस थे उसमें आपके पास एक इंटरफेस था और दूसरा माइटोटिक फेज था। इंटरफेस का जो टॉपिक रह गया था जीन और फेज। आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। पर अभी हम पढ़ेंगे माइटोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है एंड आई होप कि आपको अब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोसिस किस तरह का प्रोसेस है, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। माइटोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा होता है और डॉटर सेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। जैसे कि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 उनके पेयर्स होते हैं। अब जब डॉटर सेल बनेगा तो पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम जैसे थे। जब वो डॉटर सेल बनाएगा थ्रू 2 डॉटर सेल बनाएगा थ्रू माइटोसिस, तो ईच डॉटर सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, मतलब एक डॉटर सेल में 46 होगा, दूसरे वाले डॉटर में 46 होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये माइटोसिस है। ओके, जो माइटोसिस है उसके मेजर 2 सब फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस इतना ही है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस में अगर आप देखें तो इसकी फर्दर फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जबकि साइटोकाइनेसिस में अगर आप देखें तो उसमें आपके पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में अलग पढ़ेंगे, प्लांट सेल्स में अलग पढ़ेंगे। ओके, तो आपने पहले देख लिया था कि माइटोसिस के 2 फेजेस थे, कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का जो सब फेजेस है उसको भी देख लिया था। अब सब फेज में सबसे पहले हम लोग प्रोफेज को डिस्कस करेंगे कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ओके, अच्छा, अब प्रोफेज में सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रोफेज में क्रोमेटिन अनकंडेंस फॉर्म में उसकी कंडेंसेशन हो रही और बन रहा है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन अनकंडेंस फॉर्म का मतलब क्या है कि जो क्रोमेटिन है वो इतना प्रॉपर विजिबल नहीं है, उसका स्ट्रक्चर इतना विजिबल नहीं है। उस स्ट्रक्चर को विजिबल करने के लिए क्रोमेटिन जो है वो कॉइलिंग करेगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा थिकनिंग होगी और थिकनिंग होने के बाद वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी और आपको प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि क्रोमोसोम आप अपने कंडेंस फॉर्म में, मतलब क्रोमेटिन अपने कंडेंस फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो क्रोमोसोम है उनके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है उसकी डुप्लिकेशन होगी थी एस फेज में ड्यूरिंग इंटरफेज की। आपके पास पहले क्रोमोसोम के पास जो है वो अगर हम देखें तो एक डीएनए था, ठीक है। और एस फेज में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम ने अपनी एक और डीएनए कॉपी बना दी थी और आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आया था जिसमें हमने बोला था कि आपका जो क्रोमोसोम है वो डुप्लिकेट हो गया है, उसकी 2 डीएनए कॉपीज़ बन गई। पहले 1 डीएनए था और फिर 2 डीएनए की कॉपी बनी है और एक ये इस क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यही सेम बात यहाँ पर भी लिखी हुई कि जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। वही जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों है, क्योंकि एस फेज में उसकी डुप्लिकेशन हो गई थी क्रोमोसोम की, ठीक है। एक डीएनए था, 2 डीएनए कॉपी बनी हर क्रोमोसोम की, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जो आपके पास जो क्रोमोसोम है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अटैच हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो क्रोमोसोम है इनका ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सारे सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर ये अटैच हुए होते हैं। बेसिकली क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम की वो अटैच हुए होते हैं, जिसे हम पॉइंट का नाम देते हैं सेंट्रोमियर। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक डार्क स्टेनिंग रीजन है, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। ओके, ओके, तो अगर आप डायग्राम के जो हम इस इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो प्रोफेज में होने, आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर एक साइड पर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, पर ये क्रोमोसोम की अनकंडेंस फॉर्म है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमोसोम की अनकंडेंस फॉर्म हमें क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है जो कि विजिबल नहीं है। इस फेज़ को हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज, मतलब ये अर्ली प्रोफेज शुरू में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें लेट प्रोफेज, तो लेट प्रोफेज पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो क्रोमेटिन थे जो अनकंडेंस फॉर्म में थे, इनकी कंडेंसेशन हो रही है और कंडेंसेशन के बाद आप देखिए वो प्रॉपर क्रोमोसोम अब नज़र आ रहे हैं। अभी जब वो प्रॉपर क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हर क्रोमोसोम के पास।
इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इस इवेंट में मैंने एक आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि जो ये सेंट्रियोल है ये जो है ओके तो यहाँ पर ना एक पॉइंट बताना मैं भूल गई थी सेंट्रियोल्स के हवाले से कि आपके पास न्यूक्लियस के बाहर ना पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जिसे हम कलेक्टिवली सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। सेंट्रोजोम वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आपके पास सेंट्रियोल्स बन रहे होते हैं, तो ये एक ही पोल पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब आपके पास डिवीजन स्टार्ट होगी, प्रोफेज जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सेंट्रियोल्स हैं वो न्यूक्लियस के सेंट्रियोल्स पहले डुप्लिकेट करेंगे, 2 सेंट्रियोल्स मज़ीद बनेंगे, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रियोल बनेगा, और वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल में जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले से पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट था जो कि यहाँ पर ही प्रेजेंट है, इसकी डुप्लिकेशन हुई तो एक और पेयर ऑफ सेंट्रियोल बना जो कि इस न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल में चला गया। ये बात याद रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपने क्या देखा कि जो क्रोमोजोम है वो कंडेंस फॉर्म में आ गए, आपको प्रॉपर उसकी विजिबिलिटी इन्हांस हो गई है, आपको प्रॉपर क्रोमोजोम नज़र आ रहे हैं, उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं जो कि अटैच हुए हैं एक पॉइंट पर, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वो पॉइंट जहाँ पर क्रोमेटिड्स और क्रोमोजोम अटैच हुए हैं, ठीक हो गया। और जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो गया था, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आ रहा स्ट्रक्चर में। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पर प्रॉपर थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लेट प्रोफेज में, जैसे प्रोफेज का इवेंट ख़त्म हो जाएगा, प्रोफेज का एंड स्टार्ट होगा, तो जो न्यूक्लियर आपके पास मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, वो अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हो जाएगी। ओके तो प्रोफेज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज़ है वो आपके पास मेटाफेज़ है। प्रोफेज आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होगी। प्रोफेज में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और मेटाफेज़ जो नेक्स्ट सब फेज़ है कैरियोकाइनेसिस का, आपको वहाँ पे कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दैट वाज ऑलरेडी डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रोफेज, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। तो नेक्स्ट फेज़ है आपके पास है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या है? एनाफेज़ में क्या हो रहा होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स जो कि मैंने आपको बताए थे पहले कि वो सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो गए थे क्रोमोसोम के, अब वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना वो सेंट्रोमियर को पुल करना शुरू कर देंगे। स्पिंडल फाइबर्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंट्रियोल्स बना रहे होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी थी आपको। वो सेंट्रोमियर को पुल करेंगे, उधर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने पर क्या होगा कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे सेंट्रोमियर पर, अब वो उनको पुल करेंगे, और पुल करने से क्या होगा कि सेंट्रोमियर दरमियान में से इन क्रोमेटिड्स को जो है वो अलहदा कर देगा, ये पूरी जो चीज़ है वो अलग हो जाएगी। तो अगर आप एनाफेज़ में देखें तो जब सेंट्रियोल्स ने पुल किया स्पिंडल फाइबर्स ने पुल किया सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम के, तो अब क्या होगा कि क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स हैं तो वो सेपरेट हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड एक पोल में चला जाएगा और दूसरा वाला क्रोमेटिड दूसरे वाले पोल में चला जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस क्या नाम है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड इस वाले पोल में रहे, एक क्रोमेटिड इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, और इसका जो दूसरा वाला क्रोमेटिड वो दूसरे वाले पोल में चला गया। एक क्रोमेटिड 1 पोल में, दूसरा वाला क्रोमेटिड दूसरे पोल में। क्रोमोजोम पहले क्रोमोजोम था और वो अलहदा हो गया। क्यों अलहदा हो गया? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ने सेंट्रोमियर पर फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए। अब इधर पढ़ते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स पुल्स द सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को पुल किया, क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम के थे वो सेपरेट हुए, क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए, और जो इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल में चले गए, ठीक हो गया। प्रोफेज में देखा था कि जो क्रोमेटिन है वो पहले अनकंडेंस फॉर्म में थे और उनकी कंडेंसेशन हुई थी और क्रोमोसोम बन गए थे, मतलब विजिबिलिटी आ गई थी। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल हो जाएंगे और उनकी वापस से अनकंडेंस फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते थे, जो कि प्रोफेज में मैंने बताया था जिसकी कंडेंसेशन हुई क्रोमोसोम बना था। अब टेलोफेज में उन्हीं क्रोमोसोम की वापस से अनकॉइलिंग होगी, अनकंडेंस फॉर्म में आएंगी और उनकी अनकंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो ये इनकी अनकंडेंस फॉर्म है। तो हाफ क्रोमेटिड्स एक पोल में चले गए, हाफ क्रोमेटिड इस वाले पोल में चले गए, वापस से न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्या नाम है बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कि प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन हुई थी। टेलोफेज में जो वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हाफ क्रोमेटिड्स के अराउंड बन गए और जो हाफ क्रोमेटिड्स है उसके अराउंड दूसरा वाला न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया। और आपके पास मैंने मेंशन कर दिया कि आपके पास ये जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और आपके पास हाफ जो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो अगर आप देखें तो क्रोमेटिड्स
जो है वो अपने अपने पोल में चले गए थे और उनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप वापस से जो है वो रिफॉर्म्ड हो गया है इस सेल के, इस क्रोमेटिड्स के सेट्स के भी अलॉन्ग और इस क्रोमेटिड के सेट के अलॉन्ग। और जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स थे जो कि 2 थे आपके पास, 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स थे, तो 1 पेयर एक पोल पर होगा और दूसरा वाला पोल दूसरी तरफ पर होगा। इस तरह से आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ है थ्रू कैरियोकाइनेसिस। और नेक्स्ट में साइटोकाइनेसिस में ये होगा कि ये जो सेल है, साइटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो पिंच करेगा, उनकी डिवीजन होगी और अल्टीमेटली जो पूरा सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो हाफ क्रोमेटिड के सेट इधर आ गए और हाफ यहाँ पर आ गए। और इसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और इसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम इसमें, 46 क्रोमोसोम इसमें जो कि आपके पास पेरेंट सेल में थे और वही दोनों डॉटर सेल में प्रेजेंट है। पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रोमेटिड्स रिच एट देयर पोल्स, क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल पर चले गए। क्रोमेटिड जो थे, क्रोमोसोम जो थे वो वापस से अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब उनकी वापस से अनकंडेंस फॉर्म हो जाएगी, जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि प्रोफेज में कंडेंस फॉर्म में आ गए थे, अब वापस से अनकंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट्स। जो स्पिंडल फाइबर्स आपके पास थे जो कि जिन्होंने क्रोमेटिड को क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया था, वो जो स्पिंडल फाइबर्स अगर आप देखें तो अब आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब उनका कोई काम नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म हो जाएगी, अगर आप देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गया। न्यूक्लियस वापस से रीअपियर हो गए, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और सेंट्रियोल्स वही बात है, अलग अलग पोल पर चले गए। दैट वाज द टॉपिक। होपफुली आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।